अब ट्रेडिंग से आगे बढ़ते हैं और मार्केट फंडामेंटल पर बात करते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के फंड मैनेजर और क्वांट हेड आलोक अग्रवाल। आलोक जी के पास इक्विटी फंड मैनेजमेंट में 22 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। 2022 में एल्केमी के साथ जुड़ने से पहले इन्होंने डॉयच एसेट मैनेजमेंट, किया चोक्सी सिक्योरिटीज़ और टाटा ग्रुप के साथ भी काम किया है। और एक दो ऐसी चीज़ें आलोक जी के बारे में मैं बताता हूँ जो शायद ज़्यादा लोगों को पता ना हो। ये एक बहुत अच्छे ऑथर भी हैं, एक बहुत अच्छे कवि भी हैं और एक मैराथनर भी हैं। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह कितने किलोमीटर भागे आपने? आज वीकडे होने के कारण 10 किलोमीटर ही थे। हाँ, आज 10 किलोमीटर ही किए। वैसे वीकेंड पे हाफ मैराथन, राइट? यस, वीकेंड पे हाफ मैराथन। ओके। अच्छा आलोक जी, मार्केट में इस समय क्या कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में भी अपना खुद का मैराथन चल रहा है इस समय और पिछले कुछ दिन काफ़ी ख़राब रहे। इनफैक्ट ये अक्टूबर का महीना काफ़ी ख़राब रहा है। क्या मार्केट में एक अब थोड़ा सा इन लेवल्स पर लग रहा है कि थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो गया है, थोड़ा सा मार्केट और लंबी करेक्शन, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन दिखा सकता है? यस, बहुत सारी चीजें वर्क कर रही है अनुज। अगर एक एक करके देखें तो अक्टूबर महीने में एफआईएस की बिकवाली भी काफी ज्यादा हुई है। मंथली नंबर कुछ 65-70 हजार करोड़ तक पहुंच चुका है, विच इज आज तक का हाईएस्ट मंथली नंबर है। अगर वैल्यूएशंस पे बात करें तो वैल्यूएशंस के ऊपर तो काफी चर्चा हो चुकी है कि मार्केट के वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल लेवल से थोड़े हायर लेवल पे हैं। ऐसे समय में जहां पे ग्रोथ और ग्रोथ की विजिबिलिटी कम होगी, उन जगहों पे रिस्क बढ़ जाता है। तो जहां पे ग्रोथ ज्यादा अच्छी से नजर आ रही हो, क्वांटम भी अच्छा हो और सर्टेनिटी भी ज्यादा हो, उन एरियाज में रिस्क रिलेटिवली कम होता है। तो उस हिसाब से ही मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन यस, जहां जहां कमेंट्री नेगेटिव आ जाए या अर्निंग्स ग्रोथ कम आए, रिजल्ट्स में भी रिजल्ट सीजन ऑन है और इस बार के कंसेंसस एस्टिमेट्स को भी देखें तो पिछले क्वार्टर भी सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ आए थे, इस क्वार्टर भी अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में आते हुए कंसेंसस नंबर्स बता रहे हैं। तो जहां पे ग्रोथ नजर आए वहां पे ही रहना बेटर होगा ऐसे समय में। जहाँ पर ग्रोथ नज़र आया। अच्छा, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बजाज ऑटो। आई डोंट नो आप के पोर्टफोलियो में है या नहीं, या आप स्टॉक स्पेसिफिक बात कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ओवरऑल जो कमेंट्री थी बजाज ऑटो की, उस पर आपका क्या व्यू है और इस सेक्टर पर, इस पूरे स्पेस पर इस समय क्या व्यू लेंगे आप? तो अगर हम ऑटो सेक्टर दोनों को देखें, पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स काफी अच्छा कर रहे थे लास्ट 2-3 साल से। वैल्यूएशंस इन सारे टू व्हीलर स्टॉक्स की हायर साइड पे है। हायर वैल्यूएशंस की प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक ग्रोथ चलती जाए अच्छे से। और जहां पे ग्रोथ पे ब्रेक लगता है वहां जाके हायर वैल्यूएशन पे क्वेश्चन मार्क आने लगता है। वही चीज हमने ऑटो सेक्टर के पैसेंजर व्हीकल्स में भी देखे। जो लास्ट 6 महीनों के डेटा आए हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ FY25 में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट निल है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो फेस्टिव सीजन अक्टूबर महीना है, अक्टूबर महीने के सेल्स पे काफी कुछ डिपेंड करेगा कि टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स ये अपने ग्रोथ नंबर्स को वापस ला पाते हैं या नहीं। इन्वेंट्री लेवल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है कोई भी कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स में। एंड इनमें अगर इन्वेंट्री लेवल ऑल टाइम हाई पे है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, कुछ रफली 70-75 दिन की इन्वेंट्री रखी है, तो इनका लिक्विडेट होना और हायर ग्रोथ आना फेस्टिव सीजन में ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो लोअर ग्रोथ के साथ हायर वैल्यूएशंस भी करेक्ट होने लगते हैं। अच्छा आलोक जी, अब एक दो स्पेस ऐसे जैसे कि आपने कहा ना, हाइडिंग स्पेस या फिर जहाँ पे ग्रोथ सरेंडर नहीं होगी। अभी हमने बजाज ऑटो की बात की, अनुज ने बजाज का जिक्र किया। हाइडिंग स्पेस क्या है? वो स्पेस जो इस इनडिस्क्रिमिनेट एफआई सेलिंग के अगेंस्ट स्टैंड कर सकते हैं, जहाँ पे वैल्यूएशंस कंफर्ट आपको है। वीरेंद्र, मैं फिर कहूंगा कि मुझे कंफर्ट इस वक्त वैल्यूएशन कंफर्ट बाजार में बहुत कम जगहों पर है। ऐसे में बाजार में आपको ज्यादा कंफर्ट होने चाहिए जहां पे ग्रोथ विजिबिलिटी ज्यादा हो। एंड माने या ना माने, हम लोग डेटा तो यही कहता है दैट ये जो साइकिल है वो काफी हद तक कैपेक्स ड्रिवन साइकिल है, कैपेक्स ड्रिवन ग्रोथ साइकिल है। एंड अगर हम बैलेंस शीट को भी एनालाइज करें तो कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग नजर आती है। डेट इक्विटी रेशियो भी डिकेडल लो पे है, आरओई डिकेडल हाई पे है। गवर्नमेंट की बैलेंस शीट काफी बेटर है और कैपेक्स पे उनका फोकस है। तो इसलिए डोमेस्टिक सिक्लिकल्स काफी अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। एंड इसलिए उस स्पेस में ग्रोथ ज्यादा अच्छे से नजर आती है। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस में जहां पे 10-12% की ग्रोथ आना मुश्किल हो रखा है, डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में काफी एरियाज ऐसे हैं, स्पेशली जैसे कि पावर हुआ,
या प्रीमियम रियल एस्टेट है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में जैसे कि रिटेल जैसी स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसी स्पेसेस हैं और डिफेंस जैसी स्पेसेस हैं, यहाँ पे काफी हद तक ग्रोथ हायर डबल डिजिट्स में भी रह सकती है। तो उन एरियाज में लॉन्गर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स बेटर होता है। यस, कई बार नियर टर्म में स्टॉक ज्यादा चल चुके होते हैं, लेकिन इन स्पेसेस में ग्रोथ विजिबिलिटी काफी ज्यादा है। वैल्यूएशंस पूरे मार्केट में ऑन हायर साइड है, इससे सस्ता और बहुत हायर ग्रोथ दो कॉम्बिनेशन मिलना थोड़ा मुश्किल है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे बात होगी वैल्यूएशंस की और कंफर्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, स्पेशली चाइना ने जब से स्टेब्लिश को शुरू किया था उस वक्त एक आम धारणा सी बन गई थी कि नाउ वी हैव टू फोकस ऑन मेटल्स पे थोड़ा फोकस कीजिए। अभी आलोक जी, आपका इस पूरे कमोडिटीज़ के चंक पे, आई मीन, चाहे वो मेटल्स हों, चाहे फेरस, नॉन फेरस, इवन यू कैन इंक्लूड गोल्ड एज वेल, देन वी हैव केमिकल, पूरी की पूरी बास्केट, इस पे आपका टेक क्या है इस वक्त? आपका कहना बिल्कुल सही है। जब चाइना ने स्टिमुलस अनाउंस किया, चाइना मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में, बेहतर वो केमिकल्स हो या मेटल्स हो, मोस्ट ऑफ द कमोडिटी स्पेस में 50% से ज्यादा का प्रोड्यूसर भी है, 50% से ज्यादा का कंज्यूमर भी है। और वहां पे अगर जोर से स्टिमुलस देती और ज्यादा क्वांटिफाइड नंबर रहते तो डिमांड बढ़ने के चांसेस थे, जिसके वजह से कुछ उन सेक्टर्स में उछाल भी देखा गया पिछले कुछ दिनों में। लेकिन जब उनके स्टेटमेंट्स आए चाइना के, तो मार्केट पॉसिबली और ज्यादा क्वांटिफाइड नंबर्स और ज्यादा बड़े नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस हिसाब से नंबर्स नहीं आए हैं। तो अगर वहां पे डिमांड जोर से राइज करती है, सो देन डेफिनेटली मेटल एंड केमिकल स्पेस में डिमांड जरूर बढ़ेगी एंड इन्वेंट्री जरूर कम होंगे। बट ऐसा कुछ बहुत क्लियरली एज ऑफ नाउ तो नजर नहीं आ रहा। डेफिनेटली एक बात जरूर समझ में आए कि चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कंट्री को रिवाइव कर सके इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ नंबर्स। एंड अगर वो और मजबूत स्टेप्स लेते हैं तो वहां के हायर डिमांड चाइना में जब बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ वहां जब बढ़ेगी, तो मेटल्स एंड केमिकल्स पे पॉजिटिव असर तब पड़ेगा। एज ऑफ नाउ नजर नहीं आ रहा। ओके। लार्ज कैप आईटी, यहाँ पर अब क्या व्यू बनेगा आलोक जी? क्योंकि टीसीएस के नंबर्स आए, थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन आज इन्फोसिस के भी नंबर्स आएंगे। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये स्पेस जो है ये आउट परफॉर्म कर रही है रिलेटिवली, और पिछले कई महीनों से एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रही है। ये सनोज पिछले 3-4 महीने से डेफिनेटली काफी आउट परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर मैं सेक्टर को, स्पेशली पूरे सेक्टर को अगर कंबाइन करके देखूं, तो आईटी सर्विसेज सबसे बड़ा पार्ट होता है आईटी सेक्टर में। और इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में ग्रोथ ज्यादा नहीं। अगर मैं ब्रॉडर आईटी सर्विसेज कंपनीज को कंबाइन कर दूं, तो ये 10-12% की अर्निंग्स ग्रोथ लाना इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रखा है। और पिछले 2, 5, 10 साल की भी अर्निंग्स ग्रोथ देखूं, तो अगर ये 10-12% से ऊपर नहीं आ पा रही। हालांकि हो क्या रहा था प्रीवियस डिकेड में, जब ये 10-12% अर्निंग्स ग्रोथ देते थे, उस वक्त में ओवरऑल कॉर्पोरेट इंडिया या बीएसई 500 जैसे सेगमेंट की अर्निंग्स ग्रोथ केवल 6% होती थी। तो 6% मार्केट ग्रोथ के अगेंस्ट में इनकी 10-12% ग्रोथ विदाउट एनी डेट ऑन बैलेंस शीट और हाई आरओई पे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज ये 10-12% ग्रोथ ऐसे टाइम पे है जबकि ओवरऑल मार्केट ग्रोथ 15% पे है। आरओईज ओवरऑल मार्केट के इंप्रूव हो चुके हैं। इस वजह से रिलेटिव बेसिस पे इनकी अर्निंग्स ग्रोथ हायर नहीं है। और वैल्यूएशन, आज जहां निफ्टी कुछ 21-22 पी के रेशियो पे ट्रेड होती है, निफ्टी आईटी इंडेक्स कुछ 28-29 टाइम्स पे ट्रेड होती है, तो मार्केट से 40% प्रीमियम पे आप ट्रेड हो रहे हो एज अ सेक्टर। लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट से कम हो, तो रिलेटिव अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। एट द सेम टाइम इसी सेक्टर के अंदर जो रिलेटिवली स्मॉलर पार्ट्स है, जैसे प्रोडक्ट कंपनीज है, एक इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट कंपनीज हैं, उन एरियाज में ग्रोथ ज्यादा बेटर है। बट वो मेन इंडेक्स में नजर कम आते हैं क्योंकि उनकी साइज उतनी बड़ी नहीं। नहीं, बिल्कुल। सिंस आपने बात की रिलेटिव वैल्यूएशंस की, एक स्पेस जहां पर एटलीस्ट रिलेटिव वैल्यूएशन कंफर्ट है लेकिन शायद ग्रोथ को लेकर रिस्क है, वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। यहाँ पर अब आप अपने पोर्टफोलियो में क्या ऐड कर रहे हैं या ट्रिम कर रहे हैं पोजीशंस? अनुज, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रोथ जहां अच्छे से नजर आए वहां मैं रिस्क, वैल्यूएशन रिस्क लेना पसंद कर लूंगा, लेकिन ग्रोथ रिस्क और सॉल्वेंसी रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। तो प्राइवेट बैंक्स का जहां तक सवाल है, जो 3 मेजर फैक्टर होते हैं बैंक्स में देखने के लिए: क्रेडिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और क्रेडिट कॉस्ट। ये तीनों चीजें काफी समय के बाद पिछले 2-3 साल बहुत बहुत अच्छे रहे इन प्राइवेट बैंक्स के लिए। आगे चल के ये तीनों चीजों का साथ में अच्छा होना बहुत मुश्किल है।
डिपॉजिट ग्रोथ ज्यादा नहीं आ रही, जिसके वजह से या तो आपको क्रेडिट ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या डिपॉजिट रेट बढ़ाएंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम क्रेडिट कॉस्ट इतनी लो हो चुकी है कि अगर वहां कुछ भी चेंज होता है ऑन अ हायर साइड तो वो नेट इनकम पे इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ जो पर्सनल लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जो कि हायर मार्जिन बिजनेस होते हैं बैंक्स के लिए, गिवन के रेगुलेटर के, आरबीआई के जो कमेंट्स आए हैं और उस पर हमने थोड़ा स्लो डाउन हम देखा है पर्सनल लोन्स पे, तो आपके हायर मार्जिन प्रोडक्ट पे अगर हायर ग्रोथ नहीं आ रही जितो जो पास्ट में थी, तो ओवरऑल नंबर्स बहुत हायर ग्रोथ न आने के चांसेस थोड़े कम दिखते हैं। शायद उसी वजह से इनके वैल्यूएशन थोड़े करेक्ट हुए हैं। बहुत हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजेज हैं, लार्जर प्राइवेट बैंक्स तो बहुत ही अच्छे हैं, बट मेरा मानना है कि मेरा व्यू पॉजिटिव उन पे तब ज्यादा होगा जब इनकी ग्रोथ विजिबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, एक स्पेस और जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो कमोडिटीज़ के अंतर्गत ही आता है उसको रीड करना चाहूँगा आपके थ्रू, वो है सीमेंट। और इसी मंच पे हमने काफ़ी कॉरपोरेट से, काफ़ी कंपनियों से बात करी, वो बहुत अच्छे प्राइसिंग एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, अभी भी क्वाइट फ्लैट ग्रोथ, आई मीन 7 to 8% की। ऐसे में सीमेंट को क्या कंसिडर करना चाहिए क्या? तो इसको एक थोड़ा हिस्ट्री के हिसाब से भी चलते हैं। लास्ट सेवरल इयर्स में एक सीमेंट एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हम इंपोर्ट तो नहीं कर सकते, तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन से होता है, कम से कम इंपोर्ट का रिस्क और कंपटीशन नहीं होता वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड काफी ज्यादा हो रही है, तो खपत तो काफी है और डिमांड भी अच्छी खासी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक सेक्टर में कोई बड़ा प्लेयर आए और उसको मार्केट शेयर गेन करना हो, तो ओवरऑल प्राइसिंग जो स्टेडी रहती थी उतनी स्टेडी रह नहीं पाती। और ये चीज हमने देखी थी सीमेंट सेक्टर में। एक खासियत थी कि पूरे जो प्रीवियस दशक भी रहा उसमें प्राइसिंग डिसिप्लिन इतनी अच्छी थी जिसके वजह से इनके ग्रोथ नंबर्स अच्छे आते थे, आरओईज नंबर अच्छे आते थे, उनकी वैल्यूएशन भी एक्सपैंड कर गई। और जो भी आपने पॉइंट एकदम टच किया, बिकॉज कई बार बड़ा प्लेयर आने से उसको मार्केट शेयर गेन करना होता है, एंड ऐसे में प्राइसिंग डिसिप्लिन रह नहीं पाती, जिसके वजह से ग्रोथ नंबर्स एंड आरओईज दोनों सफर कर जाते हैं। वही चीज, वही कंसोलिडेशन इस सेगमेंट में अभी चल रहा है। मेरा मानना है दैट कुछ टाइम और पॉसिबली ये ऐसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन विथ हायर कैपेक्स जो गवर्नमेंट भी कर रही है एंड इंडस्ट्री की यूटिलाइजेशन इंडिया में ओवरऑल जो बैंक आरबीआई रिलीज करती है करीब 75% से ऊपर ऑलरेडी है। तो मेरा मानना है दैट प्राइवेट कैपेक्स भी ऑलरेडी कुछ कुछ सेगमेंट्स में चालू हो गया है, बाकी सेगमेंट्स में भी जुड़ने वाला है। तो सीमेंट आउटलुक काफी पॉजिटिव है। जब तक प्राइसिंग डिसिप्लिन आने लग जाए तो इनकी अर्निंग्स ग्रोथ आउटलुक भी बढ़ जाएगी। ओके, चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन टॉपिक से बात करने के लिए। आगे भी आपसे होपफुली हम मार्केट के ऊपर काफ़ी कॉन्वर्सेशन करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।